नमस्कार दोस्तों। अभी आपने महिला आरक्षण बिल की खूब चर्चा सुनी होगी। देश की राजनीति में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर काफ़ी बहस हो रही है। आइए जानते हैं आखिर ये महिला आरक्षण बिल है क्या? सरकार इसको क्यों लाना चाहती है? सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन करते हुए भी इसका विरोध क्यों कर रही हैं? आखिर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा इस विधेयक के अंदर क्या बदलाव चाहती हैं? मैं आपको एक-एक चीज़ एकदम सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति रही। तो 2019 लोकसभा चुनाव में टोटल 8,500 कैंडिडेट खड़े हुए थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों थे। उन 8,500 में से 715 महिलाएं थीं। इन 715 महिलाओं में से 78 महिलाएं चुनाव जीत कर आई थीं। यानी 2019 लोकसभा चुनाव में टोटल 78 महिलाएं सांसद बनी थीं। अब आपको बताता हूँ इन 78 महिलाओं में से कितनी SC ST कास्ट की हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में SC ST वर्ग के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 334 संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत 84 सीटें SC कास्ट के लिए और 47 सीटें ST कास्ट के लिए आरक्षित हैं। यानी इन सीटों पर केवल SC ST ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, इनमें से कोई भी खड़ा हो सकता है। अब आपको आगे ये जो संविधान संशोधन विधेयक आया है इसके बारे में बताता हूँ। ये संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को नारी शक्ति बंधन अभियान के नाम से भी जाना जाएगा। हमारी नई संसद भवन का यह प्रथम विधेयक है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 AA यानी 239 AA में सुधार किया जाएगा और संविधान में अनुच्छेद 330 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा 330A और संविधान के अनुच्छेद 332 में भी एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा 332A और अनुच्छेद 334 में भी एक नया अनुच्छेद डाला जाएगा 334A। इससे क्या होगा कि राज्य की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। यानी अभी जो आपके राज्य में चुनाव होते हैं, आपका जो भी राज्य है तो उसमें जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ से विधायक चुनकर जाते हैं और वहाँ से राज्य की सरकार बनती है, वहाँ भी महिलाओं का 1/3 आरक्षण लागू किया जाएगा। अब आइए आपको आगे की कहानी समझाता हूँ कि ये जो 78 महिला सांसद हैं ये आखिर किस कैटेगरी से हैं और इसमें क्या कहानी है असली। तो अभी जो महिला सांसद हैं उनमें सर्वाधिक आरक्षण कैटेगरी से आती हैं। इन 78 महिला सांसदों में से 40 BJP पार्टी से हैं। अब BJP ढिंढोरा पीटती है कि हम महिलाओं को लेकर सशक्त हैं, हम महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, हम महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे हैं, हमारी पार्टी से 40 महिला सांसद हैं। तो इसकी कहानी समझाता हूँ कि इसमें माजरा ये है कि अधिकतर महिलाएं आरक्षित कैटेगरी से हैं। अब SC में से 78 सीटें आरक्षित हैं। इन 78 सीटों में या तो आप पुरुष को टिकट दे दें या महिला को दे दें, लेकिन वो SC कास्ट को ही दे सकते हो, वो महिला को दें या पुरुष को दें। तो BJP करती क्या है कि इन आरक्षित सीटों में महिला को टिकट दे देती है, क्योंकि वहाँ से उनके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो SC को टिकट देनी है और वहाँ से महिला को टिकट दे देंगे, तो उसका होगा क्या कि वो ये कहेंगे कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा टिकट देते हैं, सबसे ज़्यादा सांसद मेरी पार्टी से है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण हो रहा है
और हम इस महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अभियान रख रहे हैं। अब आपको विपक्ष का रुख समझाता हूँ। तो इन 78 महिला सांसदों में सबसे ज़्यादा आरक्षित कैटेगरी से हैं, यानी महिलाएं तो चुनकर आईं। 2019 लोकसभा चुनाव में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महिला सांसद बनकर आईं, लेकिन वो आई किस कॉस्ट पे कि वो SC ST की आरक्षित सीटों में पुरुषों की सीट की जगह आ गई। अब वहाँ पुरुष भी चुनाव जीत सकते थे, और जो सवर्ण महिलाएं हैं, जो सामान्य सीटें हैं, वहाँ से बहुत कम जीत कर आई हैं। अब आपको पता होगा कि ये संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान में संशोधन करने के लिए, कोई भी बदलाव करने के लिए सरकार को विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं, ये बिल पहले भी कई बार आ चुका है। 2010 में ये राज्यसभा में पास भी हो चुका है, और 1996 में जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री HT देवगौड़ा थे, उनके समय भी आया था, लेकिन उनके पास इतना बहुमत नहीं था, क्योंकि इसको 2/3 बहुमत चाहिए। एक विशेष बहुमत से पास होना रहता है संविधान संशोधन विधेयक। तो विपक्ष ने उस समय भी इसका विरोध किया था। अब विपक्ष इसका विरोध इसलिए नहीं करता कि उन्हें महिला आरक्षण का विरोध करना है। वो महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं। उनका कहना है कि ये जो 1/3 महिला आरक्षण होगा, यानी पूरी 543 लोकसभा सीटें हैं भारत में, तो इसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अब अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि 543 सीटों में से SC की 84 और ST की 47 सीटें आरक्षित हैं। तो इन 84 में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन 47 में भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी SC की 28 सीटें और ST की 16 सीटें महिला आरक्षित हो जाएंगी। टोटल 44 सीटें ये महिलाओं को चली जाएंगी, SC ST दोनों को मिलाकर। और जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 181, इसमें से अगर 44 कम कर दें तो 137 सीटें ये सामान्य कैटेगरी के लिए हो जाएंगी, सामान्य सीटें हो जाएंगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो जितनी SC ST की महिला सांसद है, वो किसी भी सामान्य सीट से नहीं है, वो सिर्फ अपनी आरक्षित सीटों से है। सिर्फ अपनी, एक भी SC ST की महिला सामान्य सीट से सांसद नहीं है। तो आगे जब ये 137 सीटें सामान्य सीटें रहेंगी, तो SC ST की महिलाएं कहाँ से सांसद बन पाएंगी? कौन इनको टिकट देगा? ये तो केवल अपनी आरक्षित सीटों से ही मुश्किल से जीतेंगी, वहाँ से तो जीतेंगी, लेकिन सामान्य सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़ जाएंगी, वहाँ से ये पिछड़ जाएंगी। यही विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष का यही कहना है कि ये जो 181 सीटें हैं, इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जो पहले से SC ST की आरक्षित हैं, वो सामान्य SC ST के लिए ही बनी रहनी चाहिए, उसमें चाहे पुरुष लड़े या महिला। ये जो 181 सीटें 1/3 आएंगी, इनमें से आप आरक्षण दो SC ST, और बैकवर्ड को भी आरक्षण की मांग हो रही इन्हीं 181 सीटों में से। अब ये जो 137 सीटें अगर बाद में बचेंगी, ये सामान्य सीटें होंगी, इसमें तो अधिकतर सवर्णों को ही टिकट मिलेगी, सवर्ण महिला ही सांसद बनेंगी। OBC को, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको तो बहुत मुश्किल से ही ये लोग टिकट देंगे, जहाँ इनके जीतने के बिल्कुल चांस नहीं होंगे। पिछड़े वर्ग की सबसे ज़्यादा वोट बैंक होगा, वहीं टिकट देंगे, नहीं तो सब सवर्ण महिलाओं को ही टिकट मिलेगी। ये इसमें तो वही सब सांसद बन के जाएंगी। तो यही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है, यही इसी का वो विरोध कर रहे हैं, यही उनका रुख है, और वो इसी मांग कर रहे हैं कि इसमें इस तरह का सुधार करो कि ये जो 181 सीटें आएंगी, उसमें से OBC SC ST इनके लिए कम से कम आधा 50% आरक्षण इन जो पिछड़े वर्गों के लिए होना चाहिए। तो अन्य सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस, वो सब यही कह रही हैं कि 181 में से 90 सीटें SC ST OBC के लिए आरक्षित होना चाहिए। और मायावती जी तो यहाँ तक कहती हैं कि 543 जो टोटल लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो, यानी 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो,
और इन 272 सीटों में से 136 सीटें SC ST OBC के लिए हों, ये उनके लिए मतलब इस आरक्षण में आरक्षण कर दो, ये मायावती जी का कहना है। और वहीं अखिलेश जी कह रहे हैं कि PDA को यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके लिए जो 1/3 आरक्षण आएगा उसमें से उनकी भी यही मांग है कि उसमें OBC SC ST पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके लिए विशेष प्रावधान इसके अंदर कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, उनके लिए आरक्षित कर दो। जब भी ये विधेयक संसद में आया है तब से हमेशा विपक्षी पार्टियों की या जो भारत में पिछड़े SC ST के नेता हैं उनकी हमेशा यही मांग रही है। उन्होंने केवल इसी बात का विरोध किया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो रहा ये ठीक है, लेकिन उसमें OBC SC ST के लिए उस कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। बाकी आप एक जो 1996 में मुलायम सिंह जी भी उस समय सांसद थे, उनका यह बयान सुनिए, उन्होंने संसद में क्या कहा था। महिलाओं के आरक्षण के विरोधी थोड़े थे, लेकिन जिस तरह का कानून आ रहा है, जिस तरह विधेयक आ रहा है, हम उस विधेयक के खिलाफ है। विधेयक में संशोधन कीजिए और उसमें प्रावधान कीजिए कि मुसलमान, दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए ये आरक्षण अलग से रख दिया गया। इससे लड़ रहे लड़ाई, हम समाज को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम देश को मजबूत के लिए लड़ रहे हैं। अब चीन तो कर रहा है कब्जा और जो हम पर कर रहे हमला, ये सोचिए। चीन की बात नहीं सोच रही है, महंगाई की बात नहीं सोच रहे। होली नहीं मनी है बहुत लोग परिवार, मैंने कहा था 25-20 परिवार होली नहीं मना पाएंगे, नहीं मना पाए महंगाई में। ये देखिए, ये मैं आपको आगे ग्राफ दिखाता हूँ कि जो भी महिला सांसद चुन के आती हैं वो अधिकतर आरक्षित वर्ग से ही इस समय आ रही हैं, 78 महिलाओं में से। ये देखिए ग्राफ आपको दिखाता हूँ 1962 से लेकर 2014 तक का कि जो महिला सांसद चुन के आई हैं उसमें अधिकतर जो प्रतिशत है, मैक्सिमम परसेंटेज, वो SC और ST कास्ट से ही है। ये देखिए आपको ग्राफ से बताता हूँ, ये जो गहरा काले रंग का है ये नॉन रिजर्व कैटेगरी से है, सामान्य सीटों का है। तो हर वर्ष ये सबसे छोटा है, आप देखिए 1999 से। और जो SC कास्ट की हैं वो दूसरे नंबर पे, कभी कभी थर्ड पोजीशन पे। और 2014 में जो फीमेल ST हैं वो सबसे ज़्यादा हैं सांसद, और SC दूसरे नंबर पे, और सबसे कम नॉन रिजर्व यानी सामान्य सीटों से सांसद हैं। ये मैं आपको दूसरा ग्राफ समझाता हूँ, 1961 से लेकर 2015 तक का है। इसमें जो राज्य की विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, यानी भारत के जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, उनमें जो विधायक चुनकर आती हैं उनका इस ग्राफ में पूरा समझाया गया है कि जो विधायक बन के आती हैं उनमें भी अधिकतर प्रतिशत रिजर्व कैटेगरी का ही है। सामान्य सीटों से बहुत कम ही महिलाएं चुनकर आती हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व आरक्षित वर्ग से ही चुनकर आ रही हैं, SC और ST वर्ग से। अगर ये कानून लागू होता है तो 137 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए बचेंगी और 44 SC ST की महिलाओं के लिए, और जो पुरुषों के लिए SC ST की सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। 275 सीटें जनरल मेंस के लिए बचेंगी, पुरुषों के लिए 275 सामान्य सीटें बचेंगी, 137 सामान्य सीटें महिलाओं के लिए बचेंगी, यानी सामान्य पुरुषों के लिए 275, सामान्य जाति की महिलाओं, सवर्ण महिलाओं के लिए 137 और 87 सीटें SC ST पुरुषों के लिए और 44 सीटें SC ST महिलाओं के लिए। तो इन सभी विपक्षी पार्टियों की यही मांग है कि महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, लेकिन ये बदलाव के साथ लागू किया जाए। कांग्रेस भी यही कह रही है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। सोनिया गांधी जी का ये देख सकते हैं आप। अब उमा भारती जी जो BJP की फायर ब्रांड नेता रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी जब इसके बिल के बारे में सुना तो मोदी जी को पत्र लिखा, और वो मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखकर कहा कि महिलाओं को हक मिले, यह ठीक है, ये तो मैं कब से चाह रही हूँ, लेकिन जो 1/3 आरक्षण मिलेगा उसमें SC ST और OBC आधा आरक्षण इनको मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये महिलाएं पिछड़ी रह जाएंगी, पिछड़े वर्ग की महिलाएं पिछड़ी ही रह जाएंगी।
तो आप इस विधेयक में कुछ संशोधन करके, बदलाव करके पेश करें और मैं यही चाहती हूँ कि इसमें संशोधन होके ये पेश किया जाए। तो देखते हैं बीजेपी, मोदी जी ये सब ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी चिंता करते हैं, इसको बदलाव के साथ पेश करते हैं कि नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस संविधान संशोधन विधेयक में क्या है, वो ये है कि इस विधेयक के खंड 5 में लिखा है कि यह विधेयक जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। और अभी तक आपको पता होगा कि 2021 की जनगणना पूरी नहीं हुई, उसके भी आंकड़े नहीं आए। पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद लोकसभा क्षेत्रों में फेरबदल होगा, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो आगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसमें तो बहुत कम ही महीने, 4-5 महीने बचे हुए हैं। तो आपको पता है कि अभी ये हो ही नहीं सकता है, अभी तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो विपक्षी पार्टियां इसको केवल इलेक्शन जुमला कह रही कि ये चुनावी जुमला है। 2024 के बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे, तभी ये लागू हो सकता है। लेकिन इस पर बहस, चर्चा, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की टांग खींचना, राजनीति और वोट पाने का जो वोट बैंक की राजनीति है, तरीका है, वो सब अभी से शुरू हो गया है। खैर जो भी हो, हमने आपको एक एक चीज़ प्रमाण सहित सारे तथ्य आपके सामने रख के यथार्थिक तरीके से समझा दिया है। हमें जानकारी यथार्थ होनी चाहिए, मूर्खों वाली नहीं। अब अगर आपको कोई चैनल, पार्टी, नेता या कोई व्यक्ति उल्टा सीधा भरमाएगा, तो आप इस वीडियो को एक एक चीज़ से तथ्य समझ के उसको समझा सकते हैं और गलत जानकारी देकर आपको कोई भरमा नहीं सकता। हमने आपको पूरी खोजबीन करके यथार्थ, सटीक, प्रमाण सहित पूरी व्याख्या कर दी है। आप इस सच्ची जानकारी को खूब फैलाएं ताकि लोग सच जान सकें। धन्यवाद।